नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, चौथा अध्याय, जिसमें अब आयु चल रही थी देवों की उत्कृष्ट और जगन्य आयु के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए चार्ट में व्यंतरों की देखिए, तो व्यंतरों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले। और ज्योतिषियों की पल्ले का 8वां भाग उत्कृष्ट आयु, जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले। अच्छा, ज्योतिषी में भी देखो, चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु पल्ले में 1 वर्ष अधिक है और सूर्य की पल्ले में 1,000 वर्ष अधिक और ग्रहों की पल्ले में 100 वर्ष अधिक। अच्छा, इधर देखिए, पल्ले का 8वां भाग करेंगे तो राशि छोटी आएगी और पल्ले का 4 में भाग करेंगे तो राशि बड़ी आएगी। इसका मतलब सूर्य की जो जगन्य आयु है वो पल्ले का 4था भाग है। इसका मतलब जो पल्ले का 8वां भाग होगा वो छोटी है और पल्ले का 4था भाग बड़ी होगी। चलिए ठीक है, ये तो अपनी रिवीजन हो गई इसकी, या तो ये रह गए। अब इसके नाम आ गए थे ना अपने ज्योतिषियों के, ठीक है, आ गए थे। अब अपना तत्वार सार जी के आधार से देखते हैं अपने विषय को। इतने अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। ये अपना जो प्रकरण पूरा हुआ था तो ये ज्योतिषी देवों का प्रमाण चल रहा था, ठीक है ना। चंद्रमा की वीथियां, सूर्य की वीथियां, ये देखिए चलिए यहां से पढ़ते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू भैया? पढ़िए पढ़िए कहाँ से? जब सूर्य से पढ़ना भैया? जी। जब सूर्य अभ्यंतर की प्रथम वीथी के मध्य में गमन करता है तब भरत निवासी अयोध्या का चक्रवर्ती 2 कोस अधिक 31,832 योजन दूर रह उसे देखता है। देखो कितना इसी प्रकार चर्चा आई थी ना, कितना दूर? 31,832 योजन, ठीक है, उसमें 2 कोस अधिक। 31,832 योजन दूर रहकर क्या देखता है?
जब सूर्य अपनी अभ्यंतर सबसे अंदर वाली वीथी में गमन करता है, तब वो सूर्य को देखता है। माने जो सूर्य के अंदर जिन प्रतिबिंब विराजमान हैं, उसके वो दर्शन कर लेता है अपनी छत पर चढ़ के। माने उस समय उसका एक एंगल ऐसा बनता है कि उसको वो दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर से वो सेमी सर्कल उसकी तरह है ना, हेमिस्फेयर की तरह अर्धगोलाकार है। तो जो अर्धगोलाकार है, जब वो ऐसे घूमेगा, वो दूर चीज होगी, ठीक है। तो उसके कुछ एंगल इस तरह का बनता है कि उसको उसी पॉइंट पे दर्शन होते हैं। अब अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तब उसको दर्शन नहीं हो पाएंगे उसमें। पढ़िए। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता बढ़ता जब सूर्य अंतिम वीथी में होता है, तब वह उसे 7 योजन के 20वें भाग अधिक 47,263 योजन दूर तक देखता है। सुनिए। इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता बढ़ता जब सूर्य अंतिम वीथी में होता है, तब वह उसे 47,263 योजन दूर रह देखता है। 1 मिनट। भरत निवासी अयोध्या का चक्रवर्ती देखिए, वो जो प्रतिमा के दर्शन होते हैं ना, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो तो सूर्य को देखता है। कहाँ से? अपने, जब वो अंतिम गली में है तो उसकी दूरी यहाँ से कितनी बनती है? कुछ अधिक 47,263 योजन। और मुझे यही ख्याल था कि 47,263 योजन की दूरी से ही वो देखता है जिन बिंब के दर्शन। अब यहाँ तो दोनों बातें आई कि अभ्यंतर गली में है तब भी देखता है, और जब वो अंतिम गली में है, सबसे बाहर की गली में, तब भी देखता है। अभी आगे देखते हैं, इसमें आएगा तो। पढ़िए। प्रथम वीथी में जब सूर्य निषद पर्वत के उत्तरी तट से 47 योजन के 380 भाग में से एक भाग अधिक 14,621 योजन प्रमाण इस ओर आता है, तब भरत क्षेत्र में इसका उदय होता है। इसी प्रकार जब इसी गली में यह इसी पर्वत के दक्षिणी तट से कुछ कम 5,575 योजन उस ओर जाता है, तब यहाँ अस्त होता है। भरतवासियों को वह दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार सूर्य के उदय अस्त होने की अपेक्षा 30 मुहूर्त प्रमाण 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। हाँ जी। सबसे पहले हमारे इधर जो विदय क्षेत्र है ना, हमारी तरफ है निषद पर्वत, और विदय क्षेत्र के उस तरफ है नील। तो जब इधर से सूर्य आ रहा है प्रथम गली में, तो निषद पर्वत को पार करके जब ये हमारी भरत क्षेत्र की तरफ आ रहा है, तो निषद पर्वत से लगभग 14,000 योजन प्रमाण हमारी तरफ आ जाता है, तब भरत क्षेत्र में इसका उदय दिखाई देता है। और जब इस गली में यह इसी पर्वत के दक्षिणी तट से कुछ कम 5,575 योजन, तो 5,575 योजन ऐसे राउंड करके उस निषद पर्वत से थोड़ा आगे चला जाता है, तब यहाँ वो अस्त हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा ना, इसमें उसको 30 मुहूर्त लगते हैं। इस पोजीशन से उस पोजीशन में आने में 30 मुहूर्त लगते हैं। इस प्रकार सूर्य के उदय अस्त होने की अपेक्षा 30 मुहूर्त प्रमाण नहीं, देखो 30 मुहूर्त नहीं लगेंगे। गर्मियों के टाइम में उसको 18 मुहूर्त लगेंगे। प्रथम वीथी में होगा तो 18 मुहूर्त में यहां से वहां चला जाएगा, और अंतिम वीथी में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब प्रथम वीथी में होता है तो दिन 18 मुहूर्त का होता है, ठीक है। और जब अंतिम विधि में होगा तो हमारे यहाँ दिन 12 मुहूर्त का होगा, क्योंकि वो अंतिम विधि में पहुंच गया ना, लवण समुद्र के उस तरफ को पहुंच जाता है। एक दिन रात 30 मुहूर्त यानी 60 घड़ी का होता है। पढ़िए जरा।
श्रावण से लेकर पौष्य माह पर्यंत 6 माह में दक्षिणायन संबंधी 183 दिन तथा माघ से लेकर आषाढ़ पर्यंत 6 माह में उत्तरायण संबंधी 183 दिन। इस प्रकार एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। जैसे 510 योजन की चौड़ाई में सूर्य की 184 वीथी हैं, उसी प्रकार 510 योजन में चंद्रमा की 15 वीथी हैं। प्रत्येक चंद्रमंडल की वीथी पृथक पृथक एक योजन के 61 भाग में से 56 भाग प्रमाण चौड़ी है। हाँ जी, ये उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है। जब सूर्य भीतर की तरफ आएगा तो उसको कहते हैं उत्तरायण, ठीक है, और जब बाहर की तरफ जाएगा तो उसको कहते हैं दक्षिणायन। तो 6 महीने का दक्षिणायन होता है, माने बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसे 183 दिन लगते हैं, ठीक है, और फिर जब वापिस आता है तब 183 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार 366 दिन एक वर्ष में। 502 आप समझ गए? 510 कैसे है? 510 330 और 180 बताए थे ना। 330 लवण समुद्र में और 180 योजन जम्बू द्वीप में। इसकी जो भ्रमण की गलियां हैं सूर्य आदि की, तो वो टोटल 510 योजन हो गया उसकी चौड़ाई। पढ़िए। प्रथम गली से दूसरी गली के मध्य 214 योजन के 427 भाग में से एक भाग अधिक 35 योजन का अंतर है। इसी प्रकार चंद्रमा की 15 गलियों के मध्य 14 अंतर का प्रमाण है। प्रथम गली में आने के बाद 179 योजन के 427 भाग में से एक भाग अधिक 36 योजन आगे जाकर दूसरी गली में गमन करता है। इसी प्रकार क्रमशः 15 गलियों में गमन के क्षेत्र का प्रमाण है। हाँ जी, ये जो गलियां हैं ना, इनमें आपस में अंतराल भी है। वो जो भ्रमण करेगा वो तो गलियों में करेगा, लेकिन एक गली से दूसरी गली में जाने में वो जो डिस्टेंस है, ये देखिए, एक गली से दूसरी गली के बीच में मोटा मोटी 35 योजन का अंतर है। इसी प्रकार चंद्रमा की 15 गलियों के मध्य भी उतना अंतर है, तो 14 अंतर हो गए। प्रथम गली में आने के बाद 36 योजन आगे जाकर, मैंने पहले उस गली में आना पड़ेगा, तब फिर वो आधी परिक्रमा लेगा यहाँ की, क्योंकि दो सूर्य दो चंद्रमा है ना, सब अपनी अपनी आधी लेके नेक्स्ट गली में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे घूमते हैं, ऐसे चक्कर करते हैं। एक गली में एक सूर्य पूरा चक्कर नहीं करेगा, इससे लगता है हाफ लेकर नेक्स्ट गली में शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसमें ऐसे घूमेगा, फिर नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा, फिर ऐसे ही, ठीक है। बाकी और चित्र देखेंगे इसका संचार क्षेत्र का, तो आपको बताएंगे उसमें से। और बढ़िया। मेरु से चंद्रमा की प्रथम गली सूर्य के समान 44,820 योजन आगे स्थित है और अंतिम 15वीं गली 45,300 योजन प्रमाण दूर है। देखो, चंद्रमा जब अपनी 45,000 समझ में आया किसी को? क्योंकि सुमेरु पर्वत नीचे 10,000 योजन चौड़ा है। पैंतालीस 45,300 योजन प्रमाण दूर है। मोटा मोटी 45,000 अगर पकड़ो तो 45,000 इधर, 45,000 इधर, 90,000 हो गया, और बीच में 10,000 योजन सुमेरु पर्वत की चौड़ाई है। तो 1,00,000 योजन है ना जम्बू द्वीप, लेकिन 300 योजन और कहा, क्योंकि 330 योजन लवण समुद्र में भी जाता है ना। 330 योजन उसका संचार क्षेत्र लवण समुद्र में भी है। 180 योजन जम्बू द्वीप में है। चलिए पढ़िए।
चंद्रमा जब अपनी पहली गली में होता है तब 7,744 योजन के 13,725 भाग में से एक भाग अधिक 5,073 योजन प्रमाण अभ्यंतर मंडल में 2 घड़ी के गमन करता है, और जब वह अंतिम 15वीं गली में जाता है तब एक मुहूर्त में 6,990 योजन के 13,725 भाग में से एक भाग अधिक 5,125 योजन प्रमाण बाह्य मंडल में गमन करता है। या तो 5,125 और वहां 5,073। तो इससे पता लगता है कि जब अंदर की गली में चलता है तो उसकी पहली गली में, आपको पता है ना, अंदर की गली में धीरे धीरे चलेगा और बाहर की गलियों में तेज चलेगा, क्योंकि जो गली दूर हो रही है वहां डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, तो तेज चलेगा। तो एक मुहूर्त में 5,125 योजन लगभग, ठीक है। और अंदर की गली में थोड़ा धीरे चल रहा है तो एक मुहूर्त में 5,073 योजन, इतना इतना वो कवर करता है। बड़ी चंद्रमा और सूर्य के 510 योजन प्रमाण चौड़े क्षेत्र में से जम्बू द्वीप में 176 योजन, उसकी वेदी के ऊपर 4 योजन और लवण समुद्र के ऊपर 330 योजन चौड़ा क्षेत्र है। इसमें 184 बीथी सूर्य की, 15 बीथी चंद्रमा की है। सूर्य के उदय रूप 184 गलियों में से द्वीप के ऊपर 64, वेदी संबंधी 2 और लवण समुद्र संबंधी 118 उदय हैं। देखो भाई, ये क्या है, जो जम्बू द्वीप है उसमें 180 योजन का संचार क्षेत्र है ना, लेकिन 4 योजन की उसकी वेदी है जम्बू द्वीप की। तो अगर वेदी का स्थान माइनस करें तो भीतर बचा 176 ना, हाँ 176 योजन। वेदी के ऊपर 4 योजन हो गए 180, और लवण समुद्र के ऊपर 330 योजन चौड़ा क्षेत्र है। सूर्य की 184 भी थी और 15 भी थी चंद्रमा की है। सूर्य की उदय रूप 184 गलियों में से देखो, द्वीप के ऊपर कितनी आएंगी, वेदी के ऊपर कितनी आएंगी और लवण समुद्र में कितनी आएंगी, जोड़ना जरा कोई। 64 और 2 66, 66 और 118 को जोड़ो, कितने हो गए? 184 होने चाहिए, हाँ हो गए, ठीक है। ये जो 184 गलियां हैं, इनमें से जम्बू द्वीप के ऊपर है 64 गलियां, वेदी के ऊपर है 2 गलियां, और लवण समुद्र में बैठेंगी 118 गलियां। कैसे देखा इन्होंने कि 510 योजन में टोटल 184 गलियां हैं, तो डिवाइड करके निकाल लो, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर लेंगे उसको। हाँ जी, पढ़िए। इनमें से भरत निवासी जीवों को 63 उदय निषद पर्वत के ऊपर, 64वां और 65वां उदय हरि क्षेत्र पर तथा 66वें से लेकर अंतिम 184वां पर्यंत 119 लवण उदय लवण समुद्र के ऊपर होते हैं। प्रत्येक वीथी में एक उदय है। उनमें से सूर्य बिंब द्वारा रोके गए 48 योजन के 61वें भाग प्रमाण क्षेत्र का उदय भरतवासियों को दिखाई देता है। देखो, अब जितनी गलियां हैं उतने उदय होंगे। माने हमारे भरत क्षेत्र के लिए देखें तो एक गली में एक उदय, फिर दूसरी गली में दूसरा उदय, फिर तीसरी गली में तीसरा उदय, तो 184 गलियां हैं, तो 184 उदय हो गए एक तरह से। अब यहां देखो, भरत निवासी जीवों के 63 उदय निषद पर्वत के ऊपर, क्योंकि निषद पर्वत तो अंदर है ना जम्बू द्वीप के। अब 64वां और 65वां उदय कहाँ आएगा, क्योंकि निषद के नीचे हरि क्षेत्र है ना, हरि क्षेत्र, क्योंकि अभी थोड़ा दूर हो गया। अब आप समझना, जितना जितना बाहर की गली में जाता जा रहा है
वो सूर्य हमसे दूर होता जा रहा है। और आप सर्कुलर भी अगर देखें तो जो ऐसे सर्कल में देखते हैं ना, निशद पर्वत ऐसे बड़ा है, हरी क्षेत्र फिर नीचे आ गया, तो जब वो घूम के इधर आएगा, हरी क्षेत्र में आएगा, तब उदय होगा। पहले कहाँ हो रहा था कि निशद पर्वत को पार करते ही उदय हो रहा था, जब प्रथम वीथी में था। लेकिन अब दूर जाता जा रहा है, तो वो हरी क्षेत्र में आया, तब उसका उदय हुआ, एक उदय होगा उसमें। और फिर हरि के बाद कौन सा है? 66 में से लेकर अंतिम 184 तक, यानी 119 उदय लवण समुद्र के ऊपर होते हैं। क्योंकि अब हमारा निशद पर्वत और ये हरी क्षेत्र, ये तो जम्बू द्वीप के भीतर भीतर था, अब ये बाहर खिसक गया, इसकी गलियां अब लवण समुद्र में है। उनमें से सूर्य बिंब द्वारा रोके गए 48 योजन के 61वें भाग प्रमाण क्षेत्र का उदय भारतवासियों को दिखाई देता है। ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा, चलिए पढ़ लीजिए इसको। ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा बता रहे हैं। ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा 63 उदय नील पर्वत पर, 2 उदय रम्य क्षेत्र पर और 119 उदय लवण समुद्र में दिखाई देते हैं। दोनों में ही 64वीं गली द्वीप और वेदी की संधि पर है। सूर्य के के आतप का प्रमाण, माने जो उसकी गर्माहट है वो कहाँ तक फैलती है सूर्य की? मेरुगिरी के मध्य से लेकर लवण समुद्र के 6वें भाग पर्यंत सूर्य का आतप फैलता है। जम्बू द्वीप के आधे क्षेत्र 50,000 योजन में से द्वीप संबंधी सूर्य का 180 योजन 4 क्षेत्र कम, शेष 49,820 योजन प्रमाण पहली अभ्यंतर गली से लेकर मेरुगिरी के मध्य पर्यंत उत्तर दिशा में आतप फैलता है, तथा 2 लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र की चौड़ाई में से 6वें भाग प्रमाण 1 योजन के तीसरे भाग अधिक 33,333 योजन क्षेत्र में जम्बू द्वीप संबंधी 180 योजन मिलाने पर हुए 1 योजन के तीसरे भाग अधिक 33,513 योजन प्रमाण दक्षिण दिशा में सूर्य का आतप फैलता है। देखो अभी हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। ये इन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश माने जब सूर्य की 12,000 किरणें हैं, तो उनकी एक लिमिटेशन है कि वो कहाँ तक जाएंगी, उसके आगे नहीं जाएंगी। जैसे लवण समुद्र में कितना बताया उन्होंने? लवण समुद्र की चौड़ाई है 2 लाख, तो उसके 6वें भाग करो तो 33,333 योजन प्रमाण तक वहां उसका सूर्य का आताप फैलेगा। ऐसी अभ्यंतर में अब सबसे अंदर वाली जो गली है जो सबसे अंदर की गली है, वो भी कितनी है कि जम्बू द्वीप की वेदी से 180 योजन, कितना? 180 योजन। तो अब समस्या ये आ रही है, देखो जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और मेरे घर का घर जो है ना, आप समझो गोलाकार है मेरा घर, और बहुत बड़ा गोलाकार है, उसे समझ लो आप जम्बू द्वीप की वेदी, ठीक है? तो मेरे से वहां तक का डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, मोटा मोटी 45,000 योजन है। क्योंकि बीच में जो मैं बैठा हूं, समझ लो सुमेरु पर्वत, इसकी चौड़ाई 10,000 योजन, तो 45,000 इधर, 45,000 दूसरी तरफ, 45 45 90 और बीच में 10,000 योजन, तो पूरा 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। अब 1 लाख योजन तो बहुत बड़ा है। उनमें से जम्बू द्वीप में सूर्य अगर सुमेरु पर्वत के निकटतम भी होगा तो भी बहुत डिस्टेंस होगा, क्योंकि जम्बू द्वीप की वेदी से सिर्फ 180 योजन पीछे वहां उसकी प्रथम गली है। तो यानी सुमेरु पर्वत से कितना डिस्टेंस हो गया प्रथम वीथी का? मोटा मोटी देखें तो 45,000 योजन हो गया, उसमें से 180 योजन कम कर दो तो 45,000, तो बहुत बड़ा गैप है। तो उसका प्रकाश कहाँ तक आएगा? ठीक है ना, उसकी ये चर्चा है। अब ये विषय इतने बड़े और गहन हैं कि इसके लिए हमको अलग से स्पेशल एफर्ट करने होंगे, अगर जिज्ञासा है इन गहराइयों को समझने की। तो हम भी टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो अभी पहले सामान्य से पढ़ लेते हैं, फिर त्रिलोक सार आदि से देखकर
इसका विशेष अभ्यास भी कर सकते हैं। मतलब अभी आपके समझ में आ रहा है ना क्या चीज बताई जा रही है कि दक्षिण दिशा में, माने जब इधर उदय निकल कर आया और प्रथम गली में है, तो दक्षिण में उसका सूर्य का आताप कहाँ तक फैलता है? देखिए, इसी के अनुसार जम्बूद्वीप संबंधी 180 योजन मिलाने पर एक योजन के तीसरे अधिक 33,513 योजन प्रमाण दक्षिण दिशा में सूर्य का आताप फैलता है। देखो 33,000 तो 33,333 ये लवण समुद्र के हो गए और 180 योजन अपने जम्बूद्वीप के हो गए। इन दोनों को मिला दिया तो ये बना दक्षिण दिशा में इतना सूर्य का आताप। पढ़िए आगे इसी के अनुसार। इसी के अनुसार दूसरी गली से लेकर अंतिम गली पर्यंत सूर्य के आतप का प्रमाण जानना। नीचे की ओर 800 योजन प्रमाण चित्रा पृथ्वी पर्यंत और ऊपर की ओर सूर्य के बिंब से 100 योजन पर्यंत सूर्य का आतप फैलता है। उत्तरायण में 512 योजन के 1830 भाग में से एक भाग अधिक सहस्त्र योजन प्रमाण प्रतिदिन आतप बढ़ता है और तम घटता है। 17 योजन प्रमाण 17 सॉरी दोबारा पढ़ लेती हूँ। उत्तरायण में 512 योजन के 1830 भाग में से एक भाग अधिक 17 योजन प्रमाण प्रतिदिन आतप बढ़ता है और तम घटता है, तथा दक्षिणायन में इसी क्रमानुसार तम बढ़ता है और आतप घटता है। ये दिन रात समझ लो आप। जब ये भीतर की तरफ आएगा उत्तरायण में, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाएगा, नजदीक आ रहा है, ठीक है, और रातें कम होती जाएंगी, तम घटता जाएगा। और जब ये बाहर जाता है तो दिन छोटे होते जाते हैं, रातें बड़ी होती जाती हैं। पढ़िए। जिस क्षेत्र में आतप है वहां दिन और जिस क्षेत्र में तम है वहां रात्रि जानना, क्योंकि आतप प्रकाश है और तम अंधकार है। दिन में प्रकाश होता है और रात्रि में अंधकार होता है। इस प्रकार एक दिन रात्रि 30 मूर्त प्रमाण 60 घड़ी की है। जिस गली में सूर्य होता है उस गली में सूर्य बिंब से सब और आधा आधा प्रकाश फैलता है। जैसे यहाँ दीपक के सब और प्रकाश होता है, उसे आगे ले जाने पर प्रकाश भी आगे बढ़ जाता है। उसी अनुपात में पीछे अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ सूर्य का समझ लेना। हाँ जी, एक बात और देखना इसमें, माने ऐसा नहीं है कि टॉर्च की तरह एक ही जगह फैलेगा। जैसे दीपक है ना, तो उसके सब और फैलता है ना उसका, तो प्रकाश तो हम पूरे को मिला के कहेंगे यहाँ से वहां तक जो फैल रहा है, लेकिन आधा इधर फैल रहा है, आधा इधर। समझ रहे हैं आप? इस तरह से सब ओर से आधा आधा प्रकाश फैलता है, जैसे दीपक के सब और प्रकाश होता है। आगे ले जाएंगे तो प्रकाश आगे बढ़ जाएगा, पीछे घट जाएगा। चलिए। भैया, हाँ जी, ये जो दिन रात है इसके अंदर सूर्य का ही रोल है, चंद्रमा का कोई रोल नहीं है? चंद्रमा का रोल नहीं है दिन रात में। दिन अच्छा। रात तो सूर्य के कारण होते हैं, चंद्रमा के कारण और तो चांदनी होती है बस। उसके कारण कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, चंद्रमा छोटा और बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, वो कृष्ण, और उसके कारण ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष का काम है। ये जो 510 योजन है इसकी वीथियों के, जो ये लवण समुद्र पे थोड़े जी से जी, और उसमें बताए हैं, उस चंद्रमा की 15 वीथी भी उसी के अंदर आती है? ठीक है, अंदर अच्छा। दोनों की हाइट डिफरेंट है ना, चंद्रमा और सूर्य की हाइट में डिफरेंस है ना। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, सूर्य को मेरु की प्रदक्षिणा देने में, माने वो कंप्लीट राउंड करने में 2 दिन रात लगते हैं, यानी 60 मुहूर्त। समझ गए क्या कह रहे हैं?
एक सूर्य को कंप्लीट राउंड करने में, माने उसका एक क्या बोलते हैं उसको, रिवॉल्यूशन नहीं, दो चीजें होती थी ना, रोटेशन और रोटेशन। रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन उसके चारों ओर घूमना, तो 2 दिन लगते हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्या एक सूर्य एक गली में पूरा राउंड काट सकता है क्या? नहीं भैया नहीं। नहीं भैया। हाँ, स्पष्ट करो, कौन स्पष्ट करेगा? भैया आधा काट के वो घूम जाता है, फिर वो उधर से दूसरा आता है, वो दूसरी हाँ। आधे में दूसरे में आ जाता है। प्रीति, तुम बताओ क्या बता रहे हो? भैया बस आइडिया से नहीं कह रहे थे, और नहीं पता कुछ। अच्छा, तन्नु भाभी? चलो, पूनम भाभी जी ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि यही गड़बड़ होती है। ठीक है, अभी हालांकि हमें जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से है, हो सकता है हमसे भी कुछ गलती हो रही होंगी इसमें, लेकिन जब कभी ठीक समझ में आएगा, ठीक है ना, हम उसको और करेक्ट कर लेंगे। क्योंकि कर्णन योग का विषय ऐसा है कि इसमें बहुत सूक्ष्म निरूपण है, और जब बहुत गहराई से अभ्यास करें तो और कुछ नए विशेष विशेष रहस्य खुलकर आते हैं। तो उसका देखो, दोनों में अंतर है कि वो प्रदक्षिणा देने में तो ये बात होगी कि चाहे इस गली में आया हाफ, फिर नेक्स्ट में शिफ्ट हो गया, फिर दूसरे में कर दिया, तो उसका ये राउंड तो पूरा हो गया, लेकिन एक विथि में पूरा राउंड नहीं करता एक सूर्य। समझ गए? दोनों मिलके एक विथि को कवर करते हैं। तो ये वाला यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट गली में, और जो दूसरे वाला सूर्य यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट गली में। मुझको जो समझ में आ रहा है अभी, बाकी और इसके डायग्राम वगैरह ढूंढेंगे, ठीक है ना, तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये पॉइंट है नोट करने वाला, क्योंकि उन्होंने लिखा कि एक प्रदक्षिणा देने में, अब किसी को ये भी लग सकता है कि इसका मतलब एक विथि में पूरा घूमता है, 2 दिन तक उसी विथि में घूमेगा। ठीक है, तो ये अर्थ भी निकल सकता है इसमें से, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो 30 मुहूर्त तक तो उस गली में घूमेगा, तो आधी प्रदक्षिणा हो गई सुमेरु की, और फिर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाली विथि में। अब नेक्स्ट विथि में शिफ्ट होके फिर आधी परिक्रमा उस गली में पूरी कर लेगा, तो उसकी एक परिक्रमा तो पूरी हो गई, लेकिन एक विथि को दोनों सूर्य मिलके कवर करते हैं, आधा आधा। आ रही है कुछ रीति, कुछ समझ में नहीं आ रहा? चलिए, भैया मैं एक बात कह रही थी, जी। जो अपने यहाँ छठाला की क्लास चल रही है, तो उसमें से तो बस एक मैं ही तो हूँ वहां जाने वाली। तो एक क्लास ना बंद की जाए, मैं बाद में सुन लूंगी अगर मैं वहां गई तो, क्योंकि बहुत गैप आ गया पहले भी। हाँ, यही होता है कि फिर एक बार बंद होने के बाद ना मैं भी कंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि हाँ। बिजी इतने रहते हैं कि फिर वो स्टार्ट करने की ना हिम्मत सी नहीं हो पाती। और बाकी फिर इन तीनों का भी लॉस होएगा, ये लड़कियां तो आ नहीं पाएंगी वहां पर। तो बस एक मेरा ही है, मैं बाद में सुन लूंगी अगर मैं नहीं ज्वाइन कर पाई तो इसे। चलो, अभी डिस्कस कर लेते हैं फिर इन लोगों से, भाई आप लोगों का क्या विचार है सबका? जो भाभी जी कह रही हैं। हाँ, ले ही लो भैया क्लास तो, क्योंकि हम तो वहां नहीं आ पाएंगे। किसी हाँ, एक दिन आ जाए, बात अलग है। अभी प्रीति मुझसे पूछ रही थी कि कल चलना है क्या, पर कल तो पॉसिबल नहीं होगा, पर अगली छुट्टी होगी शायद 25 की होगी, तब देख सकते हैं। ठीक है, जब आओगे तब आप बता देना, उस दिन क्लास ऑफ रखेंगे हम। थोड़ा हम कोशिश ठीक है भैया। करेंगे कि अपनी क्लास को अगर थोड़ा जल्दी शिफ्ट कर पाएंगे। आप लोग फ्री हो जाते हो क्या 7 बजे? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। तो हम थोड़ा जल्दी ले लेंगे, ताकि 7:30 तक, है ना, या क्योंकि हमको भी जाना होगा, तो अपना 7:30 तक 40 मिनट की क्लास होती है, 7:45 ही स्टार्ट होगी लगभग। भैया आप 15 मिनट की भी ले लो तो भी टच में रहेंगे। हाँ, सही है, सही है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलिए, भाभी जी का भी धन्यवाद कि देखो ऐसे सबका सोच के चल रही हैं भाभी जी।
चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए पढ़िए भाभी जी। सूर्य को मेरु की एक प्रदक्षिणा देने में 60 मुहूर्त 2 दिन रात लगते हैं। क्या पढ़ा वह आपने? अभ्यंतर कितने मुहूर्त 60 पढ़े आपने? 60 लिखा है ना, 60 हो गए ना। हाँ ठीक है। वो जो लिखा है ना, वो 60 लिखा है ना, वही पढ़ा था। हाँ तो मुझे कुछ और समझ में आया। चलिए। अच्छा, 60 मुहूर्त 2 दिन रात लगते हैं। वह अभ्यंतर पहली वीथी में 60 मुहूर्त में 3,15,089 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है और अंतिम 184वीं वीथी में 60 मुहूर्त में 3,18,314 योजन। देखो ये बात समझ में आई कि आपको जब सबसे अंदर वाली गली में होगा, ठीक है, तो कितने कितने क्षेत्र में गमन करेगा? तो 3,15,089 योजन प्रमाण क्षेत्र में गमन करता है? ये क्या हो गई उसकी सरकमफ्रेंस हो गई, वीथी की माने लंबाई, डिस्टेंस उसका। क्योंकि परिधि जो होती है वो व्यास की तिगुनी होती है, ठीक है। मोटा मोटी व्यास तो 1,00,000 योजन है, तो उसका 3 गुना कर लो, 3 से कुछ अधिक होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1428, है ना? तो उतना गुना कर लो आप 1,00,000 योजन का, तो लगभग इतना बैठेगा। और ये 1,00,000 योजन में से 180 कम है, 1,00,000 माइनस 180 योजन करो और फिर उसको 3.1428 से मल्टीप्लाई करो, तो एग्जैक्ट ये आएगा जो यहाँ बताया है। तो पहली गली में, हाँ, अब ये प्रश्न हो सकता है कि देखो यहाँ लिखा वह अभ्यंतर पहली वीथी में, इससे तो ये लग रहा है कि एक सूर्य पहली वीथी को पूरा घूमेगा, ठीक है ना, और अंतिम 184वीं वीथी में 60 मुहूर्त में 3,18,314 योजन कवर करेगा, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट थोड़ा विचारणीय है, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि दोनों मिलके कवर करते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया सूर्य से मतलब दोनों मिला के हो जाएंगे। इस प्रकार वह 2 दिन रात में मेरु की एक प्रदक्षिणा कंप्लीट करता है। आगे पढ़िए। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अभ्यंतर से बाह्य परिधि में जाते समय हाथी के समान मंद रूप गमन करते हैं। मध्यवर्ती परिधि में घोड़े के समान कुछ शीघ्र और बाह्य परिधि में केसरी सिंह के समान अति शीघ्रता पूर्वक गमन करते हैं। अर्थात ये अभ्यंतर से बाह्य की ओर जाते समय उत्तरोत्तर शीघ्रतामय तीव्र गति से और बाह्य से अभ्यंतर की ओर आते समय उत्तरोत्तर मंद गति से गमन करते हैं। ठीक है, अब समय भी हो गया है। कल की क्लास फिर 7 बजे कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका कोई प्रश्न हो तो भी 1 मिनट है हमारे पास। भैया हम पूछे, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पूछिए। ये आता है ना, गणधर इंद्र ना कर सके तुम विनती भगवान। तो भैया गणधर देव को क्यों कहा गया है? गणधर देव तो मुनि ही होते हैं ना, वो तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, वहां ये कहने का मतलब है भगवान के गुण इतने अधिक हैं कि गणधर का भी पार नहीं है। माने वो भी पूरी जिंदगी अपनी उतनी स्तुति करें, अपने अवधि ज्ञान से करें, मनोपर्य ज्ञान से करें, तो भी आपके गुण इतने अधिक हैं कि वो गाए नहीं जा सकते। इस अपेक्षा कह रहे हैं कि गणधर भी ना कर सके तुम विनती भगवान, अपनो भक्त विचारी के कीजो आप समान, है ना। तो इसलिए कि भगवान के गुण कितने हैं, ये सबसे ज्ञानी माने क्षोभम ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में सबसे बड़े ज्ञानी गणधर देव हैं। तो वो भी जब आपके गुणों का पूरा बखान नहीं कर सकते, तो मेरी तो क्या हैसियत है। आपके गुण इतने अपरंपार हैं, तो ये भी एक स्तुति करने की एक स्टाइल है कि आपके गुण इतने हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। समझ में? कर नहीं सकते ये मतलब नहीं, कर तो रहे हैं, लेकिन वो है इतने अधिक कि उनका पार नहीं पा सकते। तो उससे महिमा समझ में आती है कि कितने अधिक होंगे। चलिए, ठीक है भैया। समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।